तो कल जहाँ पे हम लोगों ने अपना क्लास एंड की थी वो डी ब्रॉय आपकी हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने तुम लोगों को दे दी थी। उसके अलावा दो फॉर्मूलेज हम लोगों ने वहाँ देखे थे जो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। एक था आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए एच अपॉन कितना एम वी, और अगर मैं उसी एम वी को लीनियर मोमेंटम से सब्सटीट्यूट कर दूँ तो एल लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। ये दो फॉर्मूले हम लोगों के पास आ गए। वैसे तो इन दो फॉर्मूलों से ही अपनी सारी समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इन फॉर्मूलोज को अभी थोड़ा सा और क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई यानी कि देखो किस तरीके से, इमेजिन आप लोगों के पास यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और मान लेते हैं इस बार जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तुम्हारे पास है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है करके, ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर आपका एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ अगर गोल 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 घूम रहा है, गोल गोल यानी कि जैसे हमें पता है डिब्रॉय के अकॉर्डिंग वो एक वेव के फॉर्मेट में अगर घूम रहा है, तो उसके साथ उसकी क्या वेवलेंथ जुड़ी हुई रहेगी, क्या उसकी वेवलेंथ की वैल्यू निकल कर आएगी, आप मुझे निकाल कर दो। तो अभी हम लोग तो यही बोलेंगे एच की वैल्यू डालो, एम की वैल्यू डालो, वेलोसिटी की वैल्यू डालो, और आपका कैसा निकल कर आ गया। लेकिन अब हम लोगों के पास वो इलेक्ट्रॉनिक एटम में नहीं है। मान लो इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में, मैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या करती हूँ, एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मैं उसको एक्सक्लरेट करती हूँ। मतलब मैंने पहले उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और मैंने उसको क्या कर दिया, एक्सक्लरेट कर दिया एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, ठीक है। कई ऐसे आपके डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वगैरह को एक्सक्लरेट कर सकते हो, जिनमें से आई थिंक नॉट श्योर एक आपका साइक्लोट्रॉन करके भी एक होता है फिजिक्स में। 12th की फिजिक्स में जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो साइक्लोट्रॉन करके एक वर्ड आएगा। मैंने भी पढ़ा था 12th में, उतना अच्छे से तो मेरे को अभी अभी उसकी बुली बिसरी यादें याद है थोड़ी बहुत। तो शायद वो आपकी एक ऐसी एक डिवाइस है जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को एक्सक्लरेट करती है करके, ठीक है। तो अभी उस पर तो हम नहीं जाते हैं, हम हमारे टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सक्लरेट किया है। अब देखो, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट सूचना, हम ये मान कर चल रहे हैं, हमारा ये लेट है, हमारा अजम्पशन है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से, पहले ये कैसा है, आप लोगों का रेस्ट पर है, बराबर। उसके बाद मैंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस पे आपकी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। और जब मैं इस इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती हूँ तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को गेन कर लेने के बाद, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन में एक मोशन क्रिएट हो जाता है, और उस मोशन की वजह से उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है, गेन हो जाती है। तो ये हो गया आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी। जब तुम 12th स्टैंडर्ड में इस तरीके से, या फिर 11th में अभी एक शायद वर्क पावर एंड एनर्जी का एक थ्योरम लगाना सीखोगे फिजिक्स में, तो वहाँ तुम जानोगे कि इस तरीके की इक्वेशन आप क्रिएट करते हो, ठीक है। तो अभी देखो मेरा इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पर है, तो उसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ज़ीरो। मैंने उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है। तो अभी मैं जो उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही हूँ, मान लेते हैं करके, वहाँ पे हम लोगों ने उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस की वो है ईवी। अब ये ईवी कहाँ से आया है, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में, या फिर जब आप जब भी सीखोगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया, तो तुम्हें वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, Q टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल जीरो है, हायर पोटेंशियल मैंने V का अप्लाई किया, Q जिसको मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ या जिसको हम लोग एक्सक्लरेट कर रहे हैं उसके चार्ज कितना है करके, ठीक है। तो ये EV और इक्वल टू में कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो जब उसको ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो उसके अंदर एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो लेट अस डिनोट दैट सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर करके, ये मुझे मिल गया। सो देयर फोर क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, ई टाइम्स ऑफ कैपिटल वी, जहाँ पे ये जो कैपिटल वी है, इस कैपिटल वी का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, स्मॉल वी का मतलब होता है वेलोसिटी और कैपिटल वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो ईवी है, ये ईवी क्या आ जाएगा आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे यहाँ पे इस वी का मतलब क्या होगा आप लोगों का, वेलोसिटी। थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना स्मॉल वी और आप लोगों के कैपिटल वी में करके, ठीक है। अच्छा, तो अभी इस तरीके से ये मुझे मिल गया। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यहाँ से एक काम करो, आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो,
तो क्यों मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रही हूँ, क्योंकि जो डी ब्रॉय की वेवलेंथ होती है लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, उसमें v फॉर वेलोसिटी होता है। तो अपन एक काम करते हैं, वेलोसिटी की जगह कुछ दूसरी टर्म्स अपन सब्सटीट्यूट करने का सोचते हैं। तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ e कैपिटल v और अपॉन में कितना आ जाएगा m। यानी कि अगर कोई वेलोसिटी की यहाँ से वैल्यू पूछेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 2e कैपिटल v डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो आपके डी ब्रॉगली इंडियन लैंग्वेज में जो वेवलेंथ है वो होगी h अपॉन में एम वी, ये ऐसी आएगी बराबर। और यहाँ पे v फॉर वेलोसिटी की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ये जो मैंने ऊपर डिराइव किया है, ये जो हम लोगों ने डिराइव किया है, इसको उठाकर जरा तुम यहाँ पुट कर दो, ये इधर। तो जब तुम इसको यहाँ पुट कर दोगे तो ये चीज़ कितनी हो जानी है, ये देखो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में 2e v और अपॉन में m, ये आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा कैंसिलेशन, और देखो क्या आएगा। अभी m को मैं अगर अंदर ले जाऊँ, ये वाले m को, तो अंदर जाने पे ये m स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर का m स्क्वायर और ऑलरेडी रूट के अंदर एक m है वो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचेगा h और अपॉन में क्या बचेगा अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ e और कैपिटल v तो था ही था, अभी m और आ गया, जहाँ पे m का मतलब यहाँ पे क्या है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही मास क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह में प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को या अल्फा पार्टिकल को क्या करती है, एक्सक्लेरेट करती, तो उसका हम लोग वहाँ पे मास लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं करके कि यहाँ पे जो m का मतलब क्या होता है, यहाँ पे m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसकी kg में वैल्यूज़ हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अच्छा, h के बारे में तो तुम जानते ही हो कि h कोई और नहीं बल्कि कौन है आप लोगों का, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो PLNC प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6.624 इंटू 10⁻34, ये हो गई आपके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। यूनिट तुम्हें प्लैंक कांस्टेंट की पता होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए, kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स करके बराबर। अच्छा, E का मतलब क्या है, E का मतलब होता है चार्ज। अब यहाँ पे किस चीज़ का चार्ज है, हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं ना प्रोजेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर का ये चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलूम। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे v, कैपिटल V का मतलब क्या है, कैपिटल V तो मेरा एक वेरिएबल है। यहाँ पे जो ये कैपिटल V का आप उपयोग कर रहे हो, कैपिटल V तो इस क्वेश्चन का क्या है, एक वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि ये आप लोगों का क्या है, ये एक आपका गिवन वोल्टेज है। ठीक है, ये आपका क्या है, गिवन वोल्टेज है। अब वोल्टेज बोलो या फिर तुम उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, आपने कितना वोल्टेज उसको दिया, जो कि तुम वेरी करवा सकते हो बार बार। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों के पास आप ही का डी ब्रॉय वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला आ गया कि दैट लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e m और कैपिटल V। ठीक है, यानी कि अगर तुम लोगों को किसी भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है अगर ये नहीं दिया जाए और सिर्फ तुम्हें अगर इतना बोल दिया जाए करके, ठीक है, कि करके ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना इतना पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया है वोल्ट्स में, तो आपकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो वो आप क्या कर सकते हो करके इस वाली चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अभी अगर मान लेते हैं मैं सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, h की जगह 2, फिर e की जगह e, m की जगह m, वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह तो मैं कुछ पुट कर नहीं सकती क्योंकि वो तो मेरा वेरिएबल है। तो अगर तुम इन सारी वैल्यूज़ को डालने के बाद अगर उस चीज़ को तुम सॉल्व करते हो, ठीक है, अगर तुम उस चीज़ को सॉल्व करते हो तो ये चीज़ देखो कैलकुलेशन वाइज तुम्हारे पास कितनी आती है, ये निकल कर आती है आपके पास 1.226। कई बुक्स में इसको तुम 27 भी पाओगे, ठीक है, और हो सकता है तुम अगर कैल्सी का उपयोग करो, साइंटिफिक कैल्सी, या हो सकता है तुम अगर मान लेते हैं अपने नॉर्मल मोबाइल वाले कैलकुलेटर का यूज़ करो या हाथ से कैलकुलेशन करो, तो तुम्हें कैसा है अलग अलग आंसर्स या रिजल्ट उसमें देखने को मिल सकते हैं। 10 की पावर थोड़ा पॉइंट में डेसिमल में चेंजेस आएगा, उतना डीप में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जो फॉर्मूला मैं खुद 11 से याद करती आ रही हूँ मैं तुम्हें वो वाली वैल्यू लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो ये इतना आपका आंसर आएगा, लेकिन ये जो आंसर आया ये आंसर आएगा मीटर में। अब कैसा है, मैं ये वाली वैल्यू याद करना पसंद नहीं करती, इससे बेटर ऑप्शन ये है कि एक काम करते हैं अपन इसको ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट यानी का मतलब क्या, इसको करने का सोच रहे हो, थोड़ा आइडिया दो। तो आइडिया एक काम करते हैं, हम लोग इस चीज़ को एक काम करो जरा मल्टीप्लाई कर दो। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। 1.226 है, 10⁻⁹ है,
एक बार इसको 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया और एक बार मैंने 10 की पावर 1 से। कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि ऑल ओवर नेट क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों को ज़रा क्लब कर दो। तो इन दोनों को अगर मैंने क्लब कर दिया तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, और ये जो 10 की पावर 1 है इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 12.26 हो जाना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कितनी आ गई 12.26 और इंटू अपॉन में कितना √v। क्या मिला मुझे ऐसा करके? मुझे बस इतना मिला कि अभी मेरा आंसर मीटर में है, लेकिन तुम्हें तो पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी 12.26 अपॉन में √v। ठीक है, और जो आंसर आएगा अभी मेरे पास लैम्बडा का, इलेक्ट्रॉन के लैम्बडा का, कि इलेक्ट्रॉन को मैं किस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सक्लेरेट कर रही हूँ, लेट्स से 250 वोल्ट। तो बस यहाँ पे तुम 250 की वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर 12.26 न्यूमरेटर में रखो, डिवाइड कर दो अंडर रूट वगैरह निकाल के, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे, और ए नॉट तुम्हारा मतलब एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में तुम्हारा लैम्बडा आ जाएगा। हाँ, अगर मुझे यही लैम्बडा अपना क्या कहते हैं नैनोमीटर के टर्म्स में निकालना होता तो 1.226 और √v रहता, और यहाँ पे क्या रहता आपका नैनोमीटर। और अगर यही चीज़ मुझे आपका लैम्बडा मीटर के टर्म्स में निकालना होता तो 1.226 इंटू 10 की पावर -9 यहाँ पे रहता अपॉन में √ पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे मीटर में आ जाती है चीज़। तो मैं कैसा है, कोई एक फॉर्मूला याद रखो। मैं बेसिकली मुझे याद तो सारी रहते हैं, बट तुम इनमें से कोई एक फॉर्मूला याद रखना। लेकिन हाँ, तुम्हें इंटर कन्वर्जन्स करते आने चाहिए कि अगर आंसर एंगस्ट्रॉम में आया है तो एंगस्ट्रॉम से मीटर में कैसे निकालें। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में उसने तुम्हें क्या आंसर कैसा रिपोर्ट करके दिया है करके। ठीक है, ये वाली चीज़ तुम ध्यान रखोगे करके। अच्छा, उसके अलावा अब इसी फॉर्मूले को एक बहुत ही फेमस तरीका है, उस फेमस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। जैसे अभी 144 है सॉरी 144 है, 144 आपके 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 13 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो आंसर कुछ 169 आएगा। अभी यहाँ पे देखो, ये मेरा डेसिमल है 12.26 के आसपास। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि 12.26 का आप स्क्वायर करो, ठीक है, तो मैं लेट्स से मैं 12.26 का स्क्वायर करूँगी। रफ एस्टिमेट अपन निकाल के देखते हैं कि 12.26 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा। चलो कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 12, अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं आता, बट ऑब्वियसली मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। तो देखो कितना आ रहा है 150.3076 आ रहा है। तो जो डेसिमल के बाद के नंबर है उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। मैं इग्नोर नहीं, दुनिया के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स और किताबें और जो आंसर्स आते हैं वो इसको इग्नोर करके ही वो लोग लेते हैं। तो इसको क्या मैं ऐसा ही लिख सकती √150 डिवाइडेड बाय कैपिटल V, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला इतना फेमस है, क्योंकि 12.26 को रखने पे अंदर में क्या क्रिएट हो जाता है आपका 150 क्रिएट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में देखो, पहला फॉर्मूला जो हमने कल की क्लास से सीखा था वो कौन सा था, ये। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो हमने कल की क्लास से सीखा था लैम्बडा = h/p। तीसरा फॉर्मूला जो आज की हम क्लासेस सीख रहे हैं वैसे तो ये है, लेकिन अगर मान लेते हैं तुम्हें उसमें पर्टिकुलरली उस चीज़ को इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन अगर वो चीज़ तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए वो फॉर्मूला कितना निकल कर आ जाएगा, ये आपका चौथा। वैसे तो 3 फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, बट पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम के टर्म से मैंने निकाल दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई तुम्हें तकलीफ होनी चाहिए। तो इसको हम लोग कैसा चौथा फॉर्मूला नहीं कहते, इसको फॉर इलेक्ट्रॉन करके हम एक हेडिंग दे देते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला होगा। बस याद रखना है यहाँ पे V फॉर वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है करके ये वाली चीज़। ठीक है, अच्छा, इसको कोई नंबर ना दो, उसको बस एक मैं रोमन नंबर में 1 दे रही हूँ। अब एक हम लोग ना चौथा फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला डिराइव किया, एक चौथा भी डिराइव करके देखते हैं। अच्छा, चौथे फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले अब आगे की बातचीत थोड़ी कर ली जाए। आगे की बातचीत ये है कि जिस तरीके से तुमने √150 डिवाइडेड बाई V एंगस्ट्रॉम में क्या किया है करके निकाला है, किसके लिए निकाला है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है। क्या वो चीज़ तुम प्रोटॉन के लिए नहीं निकाल सकते? क्या वो चीज़ तुम आपके न्यूट्रॉन के लिए या फिर अल्फा पार्टिकल्स इनके लिए डिराइव नहीं कर सकते? उनके लिए भी डिराइव हो सकता है, उनके लिए भी सारे कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल उतने कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे फॉर्मूला वगैरह आपका पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं वो लिख दे रही हूँ। तो अभी जैसे आपका जो लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, लैम्बडा अगर आप किसी प्रोटॉन के लिए निकालते हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस आएगा? एक तो पहला डिफरेंस सबसे पहला आ जाएगा मास का। देखो H तो चाहे कुछ भी हो वो तो सभी के लिए सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, है ना, सभी के लिए सेम रहने वाला है। लेकिन जो आपका क्या कहते हैं मास है वो आप लोगों का चेंज हो जाना है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा करके।
अच्छा, उसके अलावा और क्या, आप लोगों का जो क्या कहते हैं मास है, मास चेंज हो गया। रही बात चार्ज की, ठीक है, तो फिलहाल प्रोटॉन के लिए तो वही चार्ज रहेगा जो चार्ज किसके लिए रहता है, आप लोगों का ई की वैल्यू आप लोगों की कितनी आएगी करके उसके लिए वही रहेगी 1.6 करके, है ना। अच्छा ठीक है करके ये भी हम लोगों का आ गया करके निकाल कर। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं लैम्बडा पी। अगर मैं इससे निकालूं तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप रहेगा तुम लोगों का, इतना आसान कि उसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा खोपड़ी या दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है करके, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए अगर ये चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो वो सिंपल आ जाएगी 1.017, ठीक है। ये डेटा तुम्हें थोड़े से कैसा रट्टा मारने हैं, इनको दिमाग में अपने स्टोर करके रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आ गया आप लोगों का 1.017 और अंडर रूट में आपका v आ जाएगा। तुम लगे तो स्क्वायर रूट करके उस चीज़ को थोड़ा निकाल सकते हो कि अंडर रूट में वो चीज़ पैटर्न में कितना आ रहा होगा। अगर यही चीज़ मुझे मान लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल के लिए निकालनी है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए ये वाली चीज़ मेरी कितनी हो जाएगी उस पर ध्यान देते हैं। तो इसका आएगा आपका आंसर 0.864 और अंडर रूट में कितना आपका ये पोटेंशियल ये आ गया v, ठीक है। और ये कितना हो गया एंगस्ट्रॉम बराबर। क्यों अल्फ़ा पार्टिकल्स में थोड़ा सा फोकस दे दो। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है किसके, आपके मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं मेरे एक प्रोटॉन का मास 1.6726 होता है, बट मैं 2 डेसिमल तक ही ले रही हूँ और 10⁻⁻27 kg है, तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। और जो चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल पे वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻, कितना आ जाएगा वो -19 आप लोगों का कुलुम आ जाएगा। ये इस तरीके से वाली चीज़ होगी करके, ठीक है। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था और कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी ये हम लोगों ने डी ब्रॉय वेवलेंथ की कुछ फॉर्मूलेस वगैरह मैंने क्या कर दिए करके आप लोगों के डिराइव कर दिए हैं करके, ठीक है। अभी इसमें अब तुम लोगों को एक और फॉर्मूला हम लोगों को थोड़ा सा डिराइव करके रखना है, और वो डिराइव करने वाली चीज़ देखो क्या है करके आप लोगों का, कि 3 फॉर्मूले जिस तरीके से तुम लोगों ने डिराइव किए उसी तरीके से एक थोड़ा सा ना चौथा फॉर्मूला भी हम लोग ना आपका डिराइव करते हैं। चौथे फॉर्मूले को देखो डिराइव करते वक्त थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना। वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ टाइम्स ऑफ mv²। एक काम करते हैं, एम्स एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट इस तरीके से करते हैं कि इस इक्वेशन को मैं m से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और m से डिवाइड, जितनी क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई किया उतनी क्वांटिटी से मैंने डिवाइड किया है, सच दैट कि नेट आपका ओरिजिनल ही रह रहा है। तो इसका मैं ऊपर में न्यूमरेटर में क्या क्रिएट कर सकती हूँ, m² और v² क्रिएट किया जा सकता है। v फॉर वेलोसिटी है वहाँ पर, डिवाइड में तो 2 टाइम्स ऑफ m आएगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी। एक काम करते हैं, इस 2 टाइम्स ऑफ m और मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये बन जाएगा आप लोगों के mv का होल स्क्वायर। ये बन गया mv का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये तो तुम्हारे mv का होल स्क्वायर बन चुका है। अभी यहाँ पर mv होता क्या है, mv इज़ नथिंग बट आप लोगों का मोमेंटम, तो यानी कि p² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m और यहाँ पे आ गया काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई मुझसे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू अगर मुझसे कोई पूछेगा तो सीधी भाषा में हम उसको लीनियर मोमेंटम की क्या वैल्यू बता के देंगे, इट विल बी अंडर रूट ऑफ व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ मास और मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया मेरे पास p की वैल्यू। एंड सिंस क्योंकि तुमको पता है, अच्छा ये फॉर्मूला थोड़ा याद भी रखना, कल को हो सकता है तुमसे लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोला जाए, बट मुझे ही लगता है ऐसी चीज़ तुमसे कभी बोली जाएगी। बट इमेजिन जस्ट कि आपसे अगर लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोला जाए और तुम्हारा दिमाग अगर इस डायरेक्शन में चलेगा कि अरे लीनियर मोमेंटम तो हम लोग मास इनटू वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में एक कंसेप्ट और आना चाहिए करके कि नहीं, लीनियर मोमेंटम मैं इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, अंडर रूट और 2 टाइम्स इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे m का मतलब क्या है, जिस पार्टिकल की आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अल्फा पार्टिकल देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। वो डिपेंड करेगा कि आप किस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए, किस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वो चीज़ लेना चाह रहे हो, काफ़ी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी, बराबर, ठीक। तो अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब तुम्हें तो पता ही है कि डी ब्रॉय वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, लैम्बडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका h/p, ये होती है। सो नाउ अब इस h की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दिया है और वो पार्टिकल पता है तो उस पार्टिकल का मास डाल दो और वेलोसिटी भले दी हो या ना दी हो,
इस तरीके से आ जाएगा। ऐसा मत करना कि पहले वेलोसिटी को अपन लोग क्या कर रहे हैं करके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करके पहले वहाँ से काइनेटिक एनर्जी पुट करके वेलोसिटी निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट लेकर फिर यहाँ पे पुट करें। सीधा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अपने आंसर को कैसा फटाफट करके रिपोर्ट कर देना। तो ये हो गए तुम लोगों के टोटल कितने फॉर्मूलेस, 4 फॉर्मूलेस। एक हो गया लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दूसरा लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, तीसरा लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट और 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, चौथा हो जाएगा लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट और 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू आपका जो भी ई यानी कि जो चार्ज है मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस करके। ये इतने फॉर्मूले हमने डेराइव कर लिए। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पेसिफिकली प्रोटॉन के लिए क्या फॉर्मूला होगा उस पर भी हम लोग क्या कर चुके हैं, बातचीत आप लोगों की कर चुके हैं करके। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो हम लोगों ने डिराइव कर ली। अच्छा एक चीज़ रुको, मुझे थोड़ा करेक्ट करना है, तो मैं डोमेट मुझे ध्यान नहीं रहा करके ये वाली चीज़ करेक्ट करने के लिए करके यहाँ पे मैंने आई थिंक एक छोटी सी एरर कर दी है, उस एरर को ठीक कर लो। ये जो आपका लैम्ब्डा ऑफ प्रोटॉन है, ये लैम्ब्डा ऑफ प्रोटॉन 1.017 एक्चुअल में नहीं है। फॉर प्रोटॉन के लिए अगर तुम ये डी ब्रॉय वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों के पास 0.286 आती है करके। ठीक है, 0.286। और अगर अल्फ़ा पार्टिकल के लिए ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी जा रही है तो ये 86 नहीं आती, आती 0.101। ठीक है, ये वाला थोड़ा करेक्शन यहाँ पे कर लेना, मेरा तभी ध्यान नहीं रहा, पता नहीं मैंने वो अनाप शनाप वैल्यूज़ कैसे डाल दी। यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए ये वाली वैल्यूज़ आएंगी करके, बराबर। अच्छा, अब एक सबसे ज़रूरी सूचना, अभी हम लोग बात कर लेते हैं करके आप लोगों के डी ब्रॉय वेवलेंथ की। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ की जो वैल्यू है अगर मैं उस पर कमेंट करूँ तो डी ब्रॉय वेवलेंथ की अगर वेवलेंथ को मैं निकालना चाहती हूँ न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए निकालना चाहती हूँ। अब मैंने एक जगह ऐसा पाया था कि एक स्टूडेंट ने वहाँ लिख के रखा था 0। तो देखो न्यूट्रॉन भी तो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बराबर। अभी आपकी क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है, तो क्वांटम मैकेनिक्स देखो एक ऐसी दुनिया है कि तुम किसी एक इक्वेशन से कुछ चीज़ सॉल्व कर रहे हो तो उसका आंसर अलग आ रहा है, किसी दूसरी इक्वेशन से उसको सॉल्व कर रहे हो करके तो उसका आंसर अलग आ रहा है करके, बराबर। तो एक्चुअल में जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया है ये बहुत ही अजीबोगरीब है। तो अगर इमेजिन करते हैं मेरे को डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है, किसके लिए कैलकुलेट करनी है, न्यूट्रॉन के लिए। एक तुम में से एक इंसान बोलता है कि चलो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आपका 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू क्यू यानी कि जो चार्ज आपने दिया है इंटू वेलोसिटी, या फिर ई लिख सकते हो। तो अभी एक बात बताओ, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 होता है, तो इस हिसाब से तो लैम्ब्डा इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। लेकिन अभी हमने डी ब्रॉय वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला कैलकुलेट किया, लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अभी आपके न्यूट्रॉन के पास मास तो होता है ना, और काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं हो सकती क्या, राइट। तो जब भी तुमसे कोई न्यूट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करने का बोलेगा, यू विल यूज दिस फॉर्मूला नॉट दिस वन, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो नीचे में 1 अपॉन, देखो नीचे में 0 क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0, या फिर चलो उसको मैं 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 इज व्हाट, इट विल बी इन्फिनिटी, नॉट लैम्ब्डा, बल्कि 0 भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी सोचो कुछ आ रहा है। तो ये वाली चीज़ का कंसेप्ट यूज़ मत करना, यहाँ पे ये वाला कैलकुलेट करना अगर न्यूट्रॉन के लिए पूछा जाए तो। अब इतनी सारी हम लोगों ने जो बातचीत कर ली है, क्यों हम लोगों का डी ब्रॉय इक्वेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स करते हैं, बट न्यूमेरिकल्स करने से पहले थोड़ी कैलकुलेशन वाली बातचीत कर लेते हैं कि क्यों हम लोगों की डी ब्रॉगली इक्वेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो बोहर की थ्योरी थी, बोहर की थ्योरी क्या कहती थी करके, आप लोगों का सबसे पहले आप ऐसा मान लो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तुम्हें अगर बोहर के पोस्टुलेट्स याद हैं तो तुम्हें बोहर का वन ऑफ द पोस्टुलेट जो है बोहर का, ठीक है, वो चीज़ आप लोगों की कुछ इस प्रकार थी कि बोहर कहता था कि एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है, ठीक है, बोहर के अकॉर्डिंग जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। उसने ये नहीं बताया करके कि क्यों कंजर्व रहता है, बस हाँ कंजर्व रहता है। तो उसी के कंसेप्ट को अभी समझाया किसने, डी ब्रॉय की इक्वेशन ने, जो अकॉर्डिंग टू बोहर ये चीज़ कैसी होती है करके mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 होता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, या एंगुलर मोमेंटम आप लोगों को सिर्फ क्या मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स में मिलेगा h अपॉन 2 की। लेकिन ऐसा क्यों h अपॉन 2 ही, क्यों आप लोगों का कोई दूसरी चीज़ नहीं, h अपॉन 4 क्यों नहीं, h अपॉन 6 क्यों नहीं, ये सब क्यों नहीं। तो इस एंगुलर मोमेंटम का जो डेरिवेशन है ये बाद में आपको दिया था डी ब्रॉय ने।
तो इमेजिन करो बोहर ने जो स्टेटमेंट कही वो उसने कह दी, कैसे आया क्यों आया कुछ आइडिया नहीं, लेकिन वो चीज़ ट्रू थी और इस चीज़ का प्रमाण आपको कौन देता है, डिब्रॉय की इक्वेशन देती है। अब थोड़ा सा अपन डिब्रॉय के बारे में बातचीत कर लेते हैं और जो मैंने कल नहीं बताई थी। देखो डी ब्रॉगली के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक आपका पार्टिकल नेचर के अलावा आप लोगों को एक वेव नेचर भी देता है, ये बात तो तुम जानते हो। अब अगर वो तुम लोगों को वेव नेचर देता है तो बोहर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में गोल 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 चक्रा मार रहा था, बट डिब्रॉय के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो वेव का पैटर्न क्रिएट करता है। वो क्या क्रिएट करता है, एक वेव का पैटर्न क्रिएट करता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, डिब्रॉय के अकॉर्डिंग वो एक वेव का पैटर्न क्रिएट करता है। कल मैंने डायग्राम के वाया ये चीज़ तुम लोगों को बताई भी थी। तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक सेकेंड ऑर्बिट है, तो उस सेकेंड ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू बोहर कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ गोल 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 घूमता रहेगा, बट आपकी जो डिब्रॉय हाइपोथेसिस है, डिब्रॉय हाइपोथेसिस कहती है ना ना ना, वो सिर्फ गोल गोल ना घूमेगा। जब वो गोल 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 घूम रहा है अकॉर्डिंग टू यू, तो वो वाली जो चीज़ है वो क्या कर रही होगी करके आप लोगों का एक सर्टेन वहाँ पे वेव क्रिएट हो रही होगी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन भी एक वेव नेचर शो करता है करके। ठीक है, उसने ये कहा, तो अब यहाँ पे वेव क्रिएट हो रही है, ये उसकी सोच थी करके। ठीक है, कि उसकी क्या है, वहाँ पे एक वेव क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से कुछ वेव क्रिएट होती है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है करके, ठीक है, बट अपन ट्राई करूँगी मैं उस चीज़ को बनाने की। बाकी उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बट अकेले मैं बोलूँगी ड्राइंग मेरी थोड़ी पुअर है। तुम्हें हो सकता है उसके लिए अपनी कॉपी में, नोट्स कॉपी में बनाते वक्त थोड़ी चीज़ें अच्छे से लिखनी पड़े, बट मैं उतना अच्छे से नहीं ड्रॉ कर सकती। देखो एक वेव हम इसको कहते हैं, इस चीज़ को एक वेव कहते हैं। तो आपका जो डिब्रॉय है, वो डिब्रॉय ये कहता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन n=2 वाले ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है, सेकेंड शेल में है, तो जब वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसके साथ एक वेव वाली प्रॉपर्टी एसोसिएट रहेगी करके। और वो वेव को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, मैं ये भी बता दूँ, उस वेव को हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का रिप्रेजेंट भी करते हैं। और उसका जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि ये आपका, क्योंकि n=2 का ऑर्बिट है, तो इसीलिए ये एक वेव तो बननी थी, बट एक वेव के साथ साथ, लो मेरी डायग्राम ना बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ये आपकी एक दूसरी वेव भी बनेगी, ये ऐसी, ये एक ऐसी दूसरी वेव। पता नहीं मैंने सही नहीं गलत बना दिया थोड़ा सा, रुक जाओ, थोड़ा चीज़ों को अच्छे से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। कैसा है, उतनी नीड मुझे ड्रॉ करने की पड़ती नहीं है। अब मुझे तो कंसेप्ट पता है, लेकिन अब तुम्हें सिखाना है तो मुझे बनाना तो पड़ेगा। ये पहले हम लोगों ने एक ऑर्बिट बना लिया। अच्छा, अब इस ऑर्बिट में मुझे बनानी है वेव। अब पहले तो लॉजिकली समझ लो, उसके बाद अपन ये गेम खेलते बैठेंगे मेरी ड्राइंग स्किल्स का। अभी उसमें मत जाओ तुम लोग, मेरी ड्राइंग स्किल्स में। आप जिस नंबर के ऑर्बिट में आप हो, ये बात याद रखना, आप जिस नंबर के ऑर्बिट में हो, उस नंबर के ऑर्बिट में आप लोगों के पास उतनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी। बस ये फिलहाल के लिए याद रखो। क्यों रहेंगी वो भी मैं समझा कर देती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों को, क्योंकि आप लोगों का क्या करना है करके डिराइव करना है कंसेप्ट, तो उस कंसेप्ट के डेरिवेशन के लिए फ़िलहाल आप ये याद रखो करके कि वहाँ पर वो उतने नंबर की क्या रहेगी, आप लोगों के पास रहेगी वेव। अच्छा, तो अभी जैसे मान लेते हैं मैं n=2 में हूँ, तो इस n=2 में मुझे कितनी नंबर ऑफ वेव्स दिखेंगी, इस n=2 में मुझे 2 वेव्स दिखेंगी। ये मैंने बना लिया पहली वेव, ये लेट से मेरी पहली वेव, ये कंप्लीट हो गई मेरी पहली वेव। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास बनेगी एक दूसरी वेव, ये दूसरी वेव का लेट से क्रेस्ट, और ये दूसरी वेव का ट्रफ। उतना प्यारा तो मेरा बना नहीं है, लेकिन ये 2 वेव है। ठीक है, ये जो मैं ब्लू कलर से शेड कर रही हूँ, ये हो गई मेरी एक वेव कंप्लीट। ठीक है, और इस तरीके से जो मैंने येलो कलर से शेड किया है, ये हो गई मेरी दूसरी वेव। उतनी प्यारी तो बनी नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, बट इस तरीके से वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेंगी करके, 2 वेव्स मिलेंगी करके। ठीक है, अच्छा, अब इमेजिन करेंगे मैं यहाँ पे n=3 में हूँ, तो लेट्स से ये मेरे n=3 का एक ऑर्बिट हो गया। अब इस ऑर्बिट में मुझे क्या करना है, वेव ड्रॉ करनी है। तो आपका डिब्रॉय हाइपोथेसिस कहता है क्योंकि n=3 में आप हो, तो आपके पास वहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स भी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी करके। ठीक है, यानी कि कैसा हो जाएगा, ये हो गई आपके पास लेट से पहली वेव, ये हो गई लेट से आप लोगों के पास दूसरी वेव, और मान लेते हैं ये वाली चीज़ हो गई आप लोगों के पास आपकी तीसरी वेव। ये इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। मैं एक बार देख लेती हूँ, मैंने कल की अगर PDF डिलीट नहीं की है तो, नहीं मैं डिलीट कर चुकी हूँ एक्चुअल में, कल वाला काम अगर नहीं किया होता तो उसमें मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देती। तो इस तरीके से 3 वेव्स होंगी। तो एक पहला तो जो कंसेप्ट है अपने दिमाग के अंदर डालो, वो कंसेप्ट ये डालना है आपको कि
आपकी जो डिब्रोगॉय इक्वेशन है या डिब्रॉय की जो इक्वेशन है वो आपकी बोहर पोस्टुलेट को क्वांटम जो क्वांटाइजेशन है एंगुलर मोमेंटम का उसको समझाने में मदद कर रही है। उसके लिए पहला हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन करके मूव करता है ऑर्बिट में एज अ वेव, तो वहाँ पे आपके वेव्स क्रिएट होती हैं करके, बराबर। वो जब मोशन करता है तो वहाँ पे वेव क्रिएट करती है। अब एक बात याद रखना, रूल नंबर 1 कि आप जिस ऑर्बिट नंबर में हो, ठीक है, जिस ऑर्बिट नंबर में आप हो उसी ऑर्बिट नंबर के बराबर वहाँ पे आपकी क्या होंगी, नंबर ऑफ वेव्स होंगी। ये पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें एक ये बात का चीज़ याद रखनी है करके कि अब जो वेव है वो दो तरीके से, देखो ऐसा नहीं है कि देखो जैसे मान लेते हैं ये मेरा मोशन है, ये मेरा मोशन है, यहाँ से लेट से इस पॉइंट से मैंने चलना शुरू किया, ये मैं चल रही हूँ, मेरा वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है, ये मेरी वेव प्रोपोगेट हुई। अब मेरी वेव वापस से उसी पॉइंट पे पहुँच गई जहाँ से मैंने शुरू किया था, तो वहाँ पे जाने के बाद रुक नहीं जाएगी मेरी वेव, वो फिर कंटिन्यूसली चलती जाएगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो चलता ही जा रहा है, बट उसका पाथ हमेशा चलने का यही रहेगा। तो जब आपके एक ऑर्बिट में एक वेव क्रिएट होती है, तो वेव के क्रिएट होने के देखो दो तरीके होते हैं, जो आप लोग आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके। तो अभी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक छोटा सा अपन लेक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में मैंने कुछ ऐसी वेव्स बना के रखी हैं, कितनी वेव्स हैं क्या है वो नहीं पता, बस मैं ये वेव्स बना रही हूँ। अब हुआ कैसा, देखो ये मेरी जो वेव है, ये इस वेव का स्टार्टिंग पॉइंट था और ये रेड कलर से, और ये मेरी उस वेव का पिंक कलर वाला एंडिंग पॉइंट है। तो पिंक कलर का एंडिंग पॉइंट और रेड कलर का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही मेरा आपस में क्या हो रहा है, चिपक रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। यानी कि जैसे ही वो पिंक पॉइंट पे एंड होगी तो रेड पॉइंट से ही वो वापस से क्या करने लगेगी, अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगेगी। तो इस तरीके के हम लोग ओवरलैप को कहते हैं इन फेस ओवरलैप, या फिर से हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ही चाहिए करके, ठीक है, आपको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ही चाहिए। लेकिन अगर कभी आपके पास मान लेते हैं वेव डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करती है, ठीक है, तो वेव आपस में खुद को ही कैंसिल आउट कर लेगी और खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देगी करके, ठीक है। तो खुद को ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका वेव खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा करके उसमें, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में चीज़ें कैसी होती हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है वेक्टर के जैसे। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव ही ओवरलैपिंग चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जैसे कि देखो ये मेरी एंड ने शुरुआत तो हो गई, अब ये मैं प्रोपोगेट कर रही है मेरी वेव, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे मान लेते हैं मेरी वेव, अरे एक मिनट रुको, हाँ, ये मेरी वेव प्रोपोगेट होते होते यहाँ तक पहुँची। अब उसकी जो जर्नी है, लो अब उसको कंटिन्यू करना था यहाँ से, ये ऐसा हो गया, ये देखो ये वेव अब क्या होगा, उसको यहाँ से अंदर घुसना चाहिए था, ये अंदर जाना चाहिए था, वो अंदर ना जाके देखो ऊपर पहुँच गई। यानी कि अब जो नई वेव बनेगी वो अपना देखो एक अलग ही पाथ फॉलो कर रही है। वो ओरिजिनल पाथ जो है पुराना वाला, उस पाथ को फॉलो कर रही है क्या, नहीं, अपनी एक नई दुनिया उसने क्या कर ली, शुरू कर ली। तो ये चीज़ आप लोगों की नहीं चलेगी, ठीक है। ये आउट फेस वाली जो ओवरलैपिंग है वेव की, जिसे हम लोग आपकी फिजिक्स की लैंग्वेज में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी कहते हैं, इस तरीके की डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। इन केस अगर वेव आपकी डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप कर जाती है तो ऐसे केस में वो एक दूसरे को ही कैंसिल कर देती है और खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है करके, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर करेंगे तो एक लिमिट हम अपने ऊपर इम्पोज कर ही रहे हैं कि हमारी जो वेव है अगर वो ओवरलैप हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव वहाँ पे होगी ही नहीं, बराबर। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे किस्म के न्यूमेरिकल बनते हैं। हम इस टॉपिक को इतना इग्नोर कर देते हैं कि हमें ऐसा लगता है करके यार ये टॉपिक तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और पेपर में जब सवाल आता है तो हम लोगों के दिमाग में ये फॉर्मूला या फिर ये टॉपिक दिमाग में आता ही नहीं है। तो देखो अभी आपकी वेव गोल गोल घूम रही है, ठीक है। अब जैसे ये आपके पास एक वेव है, तो तुम्हें तो पता है कि इसको हम लोग लैम्बडा कहते हैं। वेव की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ यानी कि उसका वो एक पर्टिकुलर वेव की डिस्टेंस ट्रैवल कर वाला आपका वेवलेंथ वाला अभी ये ऑर्बिट के चक्कर मार रही है। तो जब वो वेव एक कंप्लीट चक्कर मारेगी, मतलब लेट्स अगर ये मेरा इनिशियल पॉइंट है तो इसी इनिशियल पॉइंट से घूमकर जब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाएगी, इस फाइनल पॉइंट तक जब वो पहुंच जाएगी तो हम बोलेंगे कि
एक कंप्लीट उसने क्या कर लिया, गोल घूम लिया। तो जब वो एक कंप्लीट गोल घूमेगी यानी कि वो ऑर्बिट का सरकमफरेंस कवर कर रही है, तो जो भी ऑर्बिट का सरकमफरेंस है, ठीक है, जो भी आपका ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का जितना भी सरकमफरेंस है, मैथ्स की भाषा चल रही है अभी यहाँ पे 2 मिनट, हाँ, तो जो भी उसकी, एक मिनट को मेरे हिसाब से उसका बैटरी चला गया है, हाँ बैटरी एक्चुअल में गई है। 2 मिनट रुको, जब तक मैं प्रवचन सुन लो, मेरे फोन का ये चार्ज हो रहा है। देखो, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जब आपका एक वेव जब पूरा गोला मार रही है, तो पूरा गोला मारते मारते क्या होगा करके आप लोगों का वो सरकमफरेंस तक का डिस्टेंस क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, बराबर, सरकमफरेंस तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो आपका जो भी ऑर्बिट है उस ऑर्बिट की जो भी सरकमफरेंस है, तो सरकमफरेंस ऑफ ऑर्बिट, इस सरकमफरेंस ऑफ ऑर्बिट को एक सरकमफरेंस, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम गोल गोल घूम रही है उसकी बात नहीं, एक बार जब वो सरकमफरेंस कंप्लीट कर रही है, अब एक वेव तो कर नहीं सकती ना। अब जैसे यहाँ देखो, जब n इक्वल टू 3 है, तो उस एक सरकमफरेंस को कवर करने के लिए ऐसी कितनी वेव्स लगी, 3 वेव्स लगी। तो यानी कि अगर आपका जो भी सरकमफरेंस है उस सरकमफरेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको n टाइम्स ऑफ लैम्बडा लगेगा। लैम्बडा यानी कि एक वेवलेंथ, एक वेवलेंथ बताओ क्या कवर कर पा रही है, क्या ये एक वेव कवर कर पाती है क्या पूरा डिस्टेंस? नहीं, एक वेव तो पूरा नहीं कर पा रही है, कुछ पार्ट कर रही है, उस सरकमफरेंस का कुछ पार्ट ही कवर कर पा रही है। तो ऐसी हमें और भी बहुत सारी वेवलेंथ्स लग सकती हैं, तो n टाइम्स ऑफ लैम्बडा। अब सरकमफरेंस के बारे में तो तुम जानते हो कि 2 पाई r इक्वल टू n लैम्बडा। तो बस अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपनी बुद्धि के अंदर बैठा के रख लो। देखने में ये फॉर्मूला जितना छोटा सा प्यारा सा तुम्हें दिखता है, उतना ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे n का मतलब 2 2 होता है और दोनों ही सेम होता है। n का मतलब जो आप बोहर के अकॉर्डिंग पढ़ते आ रहे हो, ऑर्बिट नंबर, कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट है ये। और दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, क्योंकि जितना ऑर्बिट होगा उतनी ही नंबर ऑफ वेव्स उसके पास रहेंगी, ठीक है, ये बात याद रखना। जितना उसका ऑर्बिट नंबर होगा उतनी ही वेव्स उसके पास रहेंगी करके, ठीक है, उतनी ही वेव्स उसके पास रहेंगी। कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, अब अगर किसी को डाउट आ सकता है कि करके कि आप लोगों का अभी टॉपिक तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम का चला रहे थे, अब ये सब यहाँ कैसे आ गया? तो देखो, अब मैं जो बताना जा रही हूँ उस पर ध्यान दो। हमें अब ये तो पता चल गया है कि 2 पाई r इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्बडा होता है। तो अब जो बोहर ने आपका पोस्टुलेट अज्यूम किया था करके कि आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, उसका प्रूफ उसके पास कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब ये वाली जो चीज़ का प्रूफ है ये आपको यहाँ से मिलेगा, 2 पाई r इक्वल टू n लैम्बडा। हेडिंग डाल देना, डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डिब्रॉय वेवलेंथ या डिब्रॉय इक्वेशन। अभी हमको ये भी पता है, वी नो दैट कि लैम्बडा इज नथिंग बट इट इज h अपॉन mv, द मोस्ट बेसिक इक्वेशन ऑफ डिब्रॉय इक्वेशन। सो क्या मैं यहाँ पे 2 पाई r इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्बडा की जगह n टाइम्स ऑफ h अपॉन mv पुट कर सकती हूँ? बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है और कुछ भी नहीं। mv को जरा वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो mv r बन गया, और 2 पाई को जरा डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं तो nh अपॉन 2 पाई बन गया। यही आप लोगों का पोस्टुलेट है, यही तुम लोगों के बोहर का एंगुलर मोमेंटम का क्या है, पोस्टुलेट है। यानी कि जिस पोस्टुलेट को बोहर ने अज्यूम किया था, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल चुका है करके, ये चीज़ क्या मिल चुकी है करके आप लोगों को प्रूफ मिल गया कि अच्छा बोहर जो उस वक्त कह रहा था वो चीज़ क्या है, आप लोगों की सही है। और अगेन मैं यहाँ से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे n का मतलब अगर मैं बोहर के अकॉर्डिंग देखूँ तो वो ऑर्बिट नंबर है, ठीक है, ऑर्बिट नंबर है। अगर मैं 2 पाई और n लैम्बडा वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स, जो कि दोनों आपस में इक्वल ही है दोनों कंसेप्ट, लेकिन n का मतलब यहाँ पे ये है। लेकिन अगेन एक चीज़ याद रखो, इसी n को आगे के लेक्चर्स में हम लोग एक नया नाम देंगे और इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। यही आपका n क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोगों का एक ऐसा वेरिएबल है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का, जो उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो उसके अंदर रहने वाली नंबर ऑफ वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब इसके अलावा जो तुम लोगों को थ्योरी वाली आई थिंक शीट बना के दी है, उसमें पेज नंबर 23 एंड पेज नंबर 23 पेज नंबर पे आपके पास एक सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको तुम अटेम्प्ट कर लेना। और जो पेज नंबर 24 है उसमें आप लोगों के पास एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है। आंसर तो वैसे उसके नीचे हैं, उसको चेक करके देख लेना क्या डिब्रॉय वेवलेंथ का छोटा सा प्यारा सा आसान सा टॉपिक का आंसर तुम लोगों से निकल कर आ रहा है कि तुम लोगों से निकल कर नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक आखिरी कंसेप्ट हम सीखते हैं। उस आखिरी कंसेप्ट को सीखने के बाद
1 या 2 मैं तुमसे न्यूमेरिकल्स करवा देती हूँ, एंड न्यूमेरिकल्स करवाने के बाद फिर हम लोग कैसा, ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास आएगा वो आप लोगों का कौन सा रहेगा, आप लोगों का डी ब्रोगाइल और नॉट डी ब्रोगाइल, हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये वाला जो कंसेप्ट मैं अभी सिखाने जा रही हूँ ये तुम लोगों को तुम्हारी थ्योरी शीट्स वगैरह में नहीं मिलेगा। ये एक इंसान जो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करता है उसको उस वक्त उस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये उस कंसेप्ट को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिराइव मैं अभी कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। एक वर्ड के बारे में मैं बोल रही हूँ, उस वर्ड पे थोड़ा फोकस करना। चेंज, चेंज वाला वर्ड याद रखना। चेंज का मतलब तुम सभी जानते हो, ये डेल्टा का जो सिंबल होता है ये आप लोगों का चेंज होता है। अभी 2 कंसेप्ट पे हम बातचीत करते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 पहले डिब्रोगली इक्वेशन या डिब्रॉय इक्वेशन से। डिब्रॉय इक्वेशन आप लोगों के पास क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। अब अगर तुमको ये टॉपिक अभी समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। जब मैं कल हिसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल आपका करवाऊंगी तो हिसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल करवाते वक्त एक न्यूमेरिकल लूँगी, उस न्यूमेरिकल में इस कंसेप्ट का हमें बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा, तब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। अभी सादी बेसिक मैथमेटिक्स तो आती है, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बेसिक मैथमेटिक्स तो सीखी होगी तुम लोगों ने, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। एक काम करो, इसके जो क्या कहते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी। डिफरेंशिएशन उम्मीद करती हूँ आता है। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी वी। एच और एम तो आपका कॉन्स्टेंट है, एच बाई एम। 1/v का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, -1/v², तो ये v² आ जाएगा, खत्म। अब एक काम करो, इस dv को उठा के राइट साइड ले जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा डी लैम्डा इक्वल टू -h/mv², और यहाँ पे आ जाएगा कितना आप लोगों का dv। ये बन गई तुम लोगों के पास एक इक्वेशन। थोड़ा सा इक्वेशन को अपन ना रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी लैम्डा इक्वल टू, अच्छा अभी मुझे उसकी साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, साइन से मुझे उसकी कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये चीज़ हो जाएगी h/mv, इसको लिख लेते हैं, और साथ ही साथ में ये वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, dv/v। सिर्फ रीअरेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब तुम्हें पता होगा डी ब्रोगाइल वेवलेंथ के अनुसार h/mv कुछ और नहीं बल्कि लैम्डा ही है, और dv/v, ठीक है, ये चीज़ वैसी की वैसी। अब ये जो dv है, जब हम ये बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर जब हम कोई चेंज ला रहे हैं तो ये उसके लिए है, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ dt, तो dt का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटिसमली स्मॉल चेंज इन टाइम। लेकिन अगर वो चेंज आपका कंसिडरेबल है या सिग्निफिकेंट है तो इसी डी लैम्डा को मैं डेल्टा लैम्डा लिख सकती हूँ। लैम्डा को तो लैम्डा ही लिखेंगे, और डी को मैं डेल्टा वी लिख सकती हूँ, और अपॉन में वी। इसको तुम ना थोड़ा याद रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि जब हम लोग अभी हिसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो हिसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में क्वेश्चन आता है करके कि आपकी एरर इन वेवलेंथ इतनी है तो एरर इन वेलोसिटी निकालो, ठीक है। परसेंटेज इन वेलोसिटी इतनी है तो परसेंटेज इन एरर आप वेवलेंथ की निकालो। तो क्योंकि अब वो क्वेश्चन जब मुझे आएगा, ठीक है, अच्छा जब वो क्वेश्चन मुझे आएगा तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कि परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज एरर इन लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कितनी होगी डी ब्रॉय केस में, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, डेल्टा वी अपॉन में वी। और ये क्या है आप लोगों का, परसेंटेज एरर है। किस में परसेंटेज एरर है, ये वाली चीज़ आपकी वेलोसिटी में। ये बात को तुम ध्यान रखोगे वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अगर लैम्डा की परसेंटेज एरर इतनी है तो वेलोसिटी की परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो एक रिलेशनशिप होना चाहिए ना परसेंटेज एरर का, तो ये वो रिलेशनशिप है जो हम लोगों को लैम्डा की परसेंटेज एरर और वेलोसिटी की परसेंटेज एरर को आपस में क्या करता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। कल की क्लास में तुम लोगों को इस न्यूमेरिकल की ज़रूरत, इस रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग हिसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। हिसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल एरर का ही गेम है, वहाँ पे तुम यही वर्ड पढ़ोगे, एरर एरर एरर। तो वहाँ पर जब न्यूमेरिकल करते हैं तो इस टाइप के सवाल आते हैं। सिमिलरली एक और हम लोग कंसेप्चुअल डेरिवेशन कर सकते हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा, 2πr इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का n टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो 2πr इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक रेडियस है आप लोगों का वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे कौन है आप लोगों का, एक वेवलेंथ। तो अगर मुझे एक रिलेशनशिप डिराइव करना है परसेंटेज इन एरर ऑफ वेवलेंथ वर्सेस परसेंटेज इन एरर ऑफ रेडियस, तो वो रिलेशनशिप कैसे डिराइव होगा,
मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 2 पाई, एक मिनट, हाँ, अच्छा, ये चीज़ हो जाएगी 2 पाई, आर का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही आ जाएगा, उसका तो डिफ्रेंशिएट करने की कोई नीड ही नहीं है, इक्वल टू एन कांस्टेंट है डी लैम्बडा बाई डी आर, ये आ जाएगा। डी लैम्बडा को वहीं पड़े रहने दो, बाकी सब इधर ले आओ, तो 2 पाई अपॉन में एन और यहाँ पे डॉट डी आर। अब अगर ये बहुत इनफाइनाइटिजमली स्मॉल चीज़ होती तो मैं डी वर्ड यूज़ करती, लेकिन अब इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, डेल्टा का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, हाँ, ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा। तो ये चीज़ क्या मिल गई, ये आपको एक ऐसा रिलेशनशिप मिल गया किसके वर्सेस, परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ एंड परसेंटेज इन एरर इन रेडियस, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये रिलेशनशिप मिल गया। अब क्या होगा, तुम्हें ये वाला क्वांटिटी दिया होगा, ये पूछेगा, या लेफ्ट वाला क्वांटिटी दिया होगा, राइट वाला क्वांटिटी पूछेगा, ऐसा भी कर सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का एक कंसेप्ट और। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखना। हम लोग जो कल हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी हम लोगों को इसी तरीके से छोटा ट्रायंगल देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं भी किताबों में आपको ये चीज़ ऐसी लिखी हुई नहीं मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन तो आते हैं बुक्स में, बट ये चीज़ लिखी हुई तुम्हें कहीं नहीं मिलती है। तो वो जो इंसान क्वेश्चन सॉल्व करता है, ये उसकी खुद की बुद्धि पर होता है कि वो इस चीज़ को सामने वाले को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अदरवाइज जितना बुक में लिखा रहता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, एम वी, एनर्जी, टाइम, वो रिलेशनशिप तो पूरी दुनिया को पता होते हैं, बट ये वाले जो रिलेशनशिप्स हैं ये आप लोगों को तब पता चलते हैं जब आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आप कैसे किसी क्वेश्चन पे आके अटक जाते हो जहाँ पर आप लोगों का कंसेप्ट, आपका फॉर्मूला दिया हुआ आप लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। अब अभी हमने जितनी भी बातचीत की, वैसे तो ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, अब इसमें मैं एक बार छोटी सी चीज़ तुम्हें बता देती हूँ। अभी भी कई लोगों को ऐसा डाउट आएगा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन दिखता कैसा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल दिखता है कि इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा दिखता है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक कॉइन के जैसा है जो कभी हेड भी दे सकता है, टेल भी दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है करके, जिस प्रकार से लाइट है। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स में आप लोगों को मानना पड़ेगा कि लाइट एक पार्टिकल नेचर शो कर रही है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स में आपको ये मानना पड़ेगा कि लाइट एक वेव के जैसे क्या कर रही है, नेचर को शो कर रही है करके, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन रही बात दिखता कैसा है, सो हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, भले ही हम लोगों के पास कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप क्यों ना रहे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, उसके एग्जिस्टेंस के कई सारे हम लोगों के पास प्रूफ है, बट आप ये मान कर चलो कि एक टाइनी डॉट, बस एक टाइनी डॉट ही आप लोगों का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और बाकी वो स्टार शेप का दिखता होगा कि ट्रायंगल शेप का दिखता होगा, ये सब फालतू लॉजिक में नहीं जाने का। याद रखना 12th का या 11th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है आप लोगों को इतना आसान है कि हमने आपको कंसेप्ट दिया, आप उस कंसेप्ट को फटफट अंदर अपने उगलो और उस उगले हुए कंसेप्ट से बाहर न्यूमेरिकल बनाकर पेपर में सॉल्व करो। कौन आया, कैसे आया, आगे की थ्योरी क्या है, वो सभी। इवन जो आपकी डे ब्रॉय हाइपोथेसिस है, इसने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की, बट साइंस तो आपके किसी एक लॉजिक से तो एक्सप्लेन हो नहीं सकती। आगे फिर और कंसेप्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे जिन्होंने और कंसेप्ट लाए और उनके और कंसेप्ट से विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिली। अच्छा, अब रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में तो बहुत ही सिंपल इसका न्यूमेरिकल आता है। अगेन मैं तुमसे कह रही हूँ, कैलकुलेशन तुम्हें सिखाना ये मेरा एम है ही नहीं। जिस इंसान को कैलकुलेशंस नहीं बन रही हैं, वैसे तो तुम लोग हो नहीं उस कैटेगरी के, बट फिर भी अगर मान लेते किसी को कैलकुलेशन नहीं बन रही है तो वो मुझे कैसा व्हाट्सएप करे या मैसेज करे, मैं उसमें देखूंगी और मैं बता दूंगी करके आप लोगों का कि यहाँ यहाँ तुम्हारी एरर है। बट अगर तुम ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं, 0.1 को तुम 10 की पावर -1 आपने कैसे लिखा, 2.2 को मैंने 0.22 लिखा, तो मैं पावर में क्या एडजस्टमेंट्स करूँ, ये सारी चीज़ों के लिए तो मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर अभी फालतू बिना टाइम वेस्ट किए ऐसा मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं सिखाने वाली जिसमें तुम्हें कैलकुलेशन सिखानी पड़ रही हो। अच्छा, अगेन एक पॉइंट याद रखना, डे ब्रॉय वेवलेंथ आपकी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है और किसी के लिए आपकी ये डे ब्रॉय वेवलेंथ वैलिड वाला कंसेप्ट ये नहीं होता है करके, ठीक है। अभी जैसे देखो इसमें तुम्हें न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे। ये रही आपकी एक बॉल, इस बॉल का एक वजन दे देगा तुम्हें। याद रखना डे ब्रॉय इक्वेशन में वजन आपका केजी में होना चाहिए। लो, मैंने केजी में वजन दे दिया, 0.1 kg। बोल रहा है ये वेलोसिटी
आपके से एक वेलोसिटी के साथ ये मोशन कर रही है। इसकी वेलोसिटी की वैल्यू मैंने दे दी 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि अब बताओ करके इस बॉल के साथ जो उसकी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो कितनी होगी। तो पहले अपनी बुद्धि को लगाना। अभी तक आपने जितनी केमिस्ट्री पढ़ी उस पूरी केमिस्ट्री में दो प्रकार है, एक है आपका मैटर और एक है आपका वेव। क्या बॉल एक मैटर है ओरिजिनली कि वो एक वेव है? वो एक मैटर है जिसके अंदर वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो डाउट, बट साउंड कैसा है? एक वेव है। एक्सरे क्या है? एक वेव है। बॉल क्या है? एक मैटर है। तो जब भी मैटर की बातचीत हो रही है, बॉल की, फुटबॉल की, टेनिस बॉल की, क्रिकेट बॉल की, या किसी भी प्रकार के बॉल की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, ये लोग एक मटेरियलिस्टिक पार्टिकल हैं। तो मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला C इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू ना लगा देना, लैम्बडा इक्वल टू H अपॉन MV से रिलेटेड ही सारे फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, आज जो टोटल हमने 4 फॉर्मूले डिराइव किए उनको यूज़ करूँ कि C इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू यूज़ करूँ, ये डाउट आता होगा किसी को, या E इक्वल टू SC बाय लैम्बडा यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ। तो याद रखना ये जो 2 फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, ये 2 फॉर्मूले तब प्रयोग में लाते हैं जब बातचीत एक एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चल रही हो। बट बॉल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो एक मैटर है। तो मैटर के लिए आपको जो भी फॉर्मूले यूज़ करने हैं वो डिब्रॉय से रिलेटेड यूज़ करने हैं। चाहे तो तुम पहला वाला यूज़ करो, लैम्बडा इक्वल टू H अपॉन MV, लैम्बडा इक्वल टू H अपॉन P, या फिर थर्ड या फोर्थ, डिपेंडिंग कि गिवन कंडीशन आपके पास क्या है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी दी हुई है, मास भी दिया है, तो तुम्हें पता है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, लैम्बडा इक्वल टू H अपॉन MV। H की वैल्यू ये आ गई 6.626, 10 की पावर -34। मास याद रखना kg में होना चाहिए, ग्राम में नहीं। अब 0.1 है तो उसको मैंने लिख दिया 10 की पावर -1। वेलोसिटी कितनी है? 10, और कोई पावर नहीं है मतलब 1। अगर तुम इंडाइसेस के रूल लगाओगे तो इंडाइसेस के रूल के अकॉर्डिंग में डिनोमिनेटर में 10 की पावर 0 क्रिएट होगा, और फिर इंडाइसेस के ही रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें इतना भी पता है कि 10 की पावर 0 1 ही होता है। तो यानी कि लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि आपका यही है जितनी वैल्यू आपकी H की है। अब इस कैलकुलेशन से जो लैम्बडा निकल के आया उसकी यूनिट कितनी है? मीटर। ये बात, ऐसे ही तुम्हें छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से रन्ने मुन्ने से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मास बदल दिया जाएगा, स्पीड बदल दी जाएगी और आपको वेवलेंथ निकालने को बोलेगा। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा इस बात पे फोकस करना, मास शुड बी इन kg एंड वेलोसिटी शुड बी इन मीटर पर सेकेंड करके। इतना अक्ल तुम्हें अपने अंदर रखने की है करके। ठीक, अब बॉल की जगह वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब अगर उस बात में बॉल की जगह अगर वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो तुमको वो देता, बट इलेक्ट्रॉन का मास वो तुमको लिख कर नहीं देता। क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये आपको याद रखना है करके। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की जगह हो सकता है करके वो तुम्हें कुछ और दे देता। अब क्या देता है करके, और क्या दे सकता है करके वो हम लोगों को, तो वो तुम्हें पता लगाना है। अब देखो वहाँ पे आपको वो देता है हीलियम एटम। क्या देता है वो आपको? हीलियम एटम। इलेक्ट्रॉन की जगह वो हीलियम एटम भी दे सकता था। अब ध्यान रखना, हीलियम एटम यानी कि He और हीलियम 2+ दोनों अलग चीज़ है। वो हीलियम आयन है और वो हीलियम एटम है। तो अगर मान लेते तुमको हीलियम एटम की बातचीत की जाती या किसी दूसरे एटम की बातचीत की जाती, ठीक है, एटम की बातचीत, ठीक है, तो क्या करते आप? तो अभी इतना तो हमको पता है, थोड़ा बहुत बेसिक केमिस्ट्री जो तुम लोग 10 तक सीख कर बैठे हो, कि हीलियम जो प्राणी होता है, इस हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। तो अभी पगलेटो के समान वहाँ पे जहाँ पे मास की वैल्यू आती है वहाँ गधे समान 4 मत पुट कर देना। ठीक है, वहाँ पे 4 मत पुट कर देना। तुम्हें हीलियम एटम का मास पता लगाना है। ठीक है, हीलियम एटम का। तो अभी इसमें देखो जरा, वो चीज़ कैसी पुट करोगे, वो चीज़ ऐसी रहेगी। अगर तुमसे हीलियम एटम के बजाय कोई भी एटम पूछता, वो दुनिया का कोई भी एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, हीलियम एटम, जो भी, तो अगर ऐसे लेट्स से हीलियम एटम पूछा है तो हीलियम एटम का वजन 4 होता है, तो गधे समान 4 नहीं पुट कर देना, डिवाइडेड बाय Na से पहले उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, जैसे अगर मैंने इसको Na से डिवाइड किया, 4 Na डिवाइडेड बाय, कहाँ गया, अच्छा, डिवाइड बाय Na क्यों करना? अब Na और क्या नाम है, AMU एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अब अगर तुमको याद नहीं है मोल कंसेप्ट तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट मुझको तो याद है अच्छे से कि आपका जो Na होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। किसके? 1 AMU की वैल्यू के। मैंने तुम्हें ये चीज बताई भी है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए।
तो ये कितना हो जाएगा 6.6, कितना आया, एक ही डेसिमल तक भी काफ़ी है, लो 5, तो यहाँ मैंने लिख दिया उसकी जगह 6.65। अच्छा Na की वैल्यू मैंने कन्वर्जन फैक्टर AMU लिखा है, इनकी कितना हो जाएगा वो 10 की पावर में -24 ग्राम ये। लेकिन मेरे को तो पता है कि वाली चीज़ मुझे केजी में निकालनी है, तो ये इस तरीके से हम लोग उसको क्या कर लेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखना अगर कभी भी एटम वर्ड का प्रयोग आए तो उसमें तुम लोगों को इस तरीके से काम उसके साथ करना है। प्रोटॉन आए तो प्रोटॉन का मास रखना है करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन का मास रखना है। और अगर तुम लोगों को मान लेते हैं वो चीज़ पूछता है करके किसके बारे में, आप लोगों के ये क्या कहते हैं, हीलियम अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, तो अल्फा पार्टिकल का मास रखना है। और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो आपका 4 टाइम्स होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। तो जिस इंसान को मास ऑफ प्रोटॉन पता होगा करके वो आसानी से ये वाली चीज़ क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है करके, ठीक है। कोई तकलीफ? अच्छा, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। तो ये इसी प्रकार के तुम्हें छुटपुट के सवाल आएंगे, और इसमें ऐसा तुम्हें कोई हाई फंटूश नहीं पूछने वाला है जिसमें तुम लोगों का जान निकल जाएगी कि हाई अब इसमें मैं क्या करूँ करके। या भी लैम्बडा इक्वल टू h/mv है, लैम्बडा दे देगा, h दे देगा, m दे देगा, वेलोसिटी पूछेगा, mv दे देगा, लैम्बडा पूछेगा, लैम्बडा और v दे देगा, m पूछेगा, इस तरीके का सवाल देगा वो तुमको, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक कंसेप्ट इसमें ये भी बन सकता है कि उसने तुमसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मजे से अपने रास्ते से जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है कुछ तो, और उसने तुम्हें उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी कि लो ये उस इलेक्ट्रॉन जो कि जा रहा है रास्ते से उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है इतनी। तो आप इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू बताओ। तो इस बार पगले समान h/mv वाला फॉर्मूले का प्रयोग मत करना, क्योंकि v फॉर वेलोसिटी नहीं पता। अब अगर तुम बोलोगे कि नहीं हम लोग तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे फिर वहाँ पुट करेंगे, तो गधे समान वो भी मत करना, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम हॉल में रहेगा नहीं। हमने फॉर्मूला डिराइव करके रखा है, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में √2, यहाँ पे आ जाएगा m फॉर मास और यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये ऐसा सीधा लगे तो तुम भूल गए हो तो मैं दिखा भी देती हूँ अपन ने ऊपर कहाँ डिराइव किए थे, ये देखो दिख गया कैसे डिराइव किए थे। तो ये वाला फॉर्मूला पगले के समान काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ लोगे, फिर वहाँ से वेलोसिटी निकालोगे, फिर उस वेलोसिटी को वहाँ पुट करोगे, लॉन्ग कट नहीं अपनाना। तो क्या हो गया यहाँ पे h आ गया √ में 2 टाइम्स ऑफ मास, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो 9.1 कैलकुलेशन तुम कर लेना, तुम्हारे लिए मैं नहीं कर रही हूँ कैलकुलेशन, 10 की पावर -31। अच्छा, अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितनी दी हुई है काइनेटिक एनर्जी, 3 × 10 की पावर -25 जूल। तो बस वहाँ पे पुट कर दो 3 × 10 की पावर -25 जूल, ठीक है। ये आ गया आप लोगों का आंसर। तो 9.1 में जो 0.1 है, चलो उसको देखते हैं पहले। तो ये 3 2 ये कितना हो गया 6। अच्छा, अभी 9.1 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा वाला 6 × 6 और 9 6 वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 54। तो ये आ गया 54.6। अच्छा, पावर की कैलकुलेशन कर लेते हैं, -25 और -31 सादा गणित है इंडाइसेस रूल का और उसमें कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -56 करके, ये वाली चीज़ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दो, तुम्हें √ में तो गेम खेलना नहीं है, तुम्हें तो √ हटाना है। तो √ कैसे हटाते हैं, देखो √ यानी कि तुम्हें पता होगा 1/2 होता है, स्क्वायर रूट यानी कि 1/2। तो जब इस 10 की पावर -56 को तुम √ के बाहर निकालोगे, ठीक है, अगर क्यूब रूट होता तो उसका 1/3 कर देते, 4th रूट होता तो उसका 1/4 कर देते। जैसे मैंने ऐसा लिखा है 2 की पावर 8 स्क्वायर रूट और 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 की पावर 4। मैंने लिखा है 3 की पावर 12, बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 3 की पावर 6। 9वीं स्टैंडर्ड में किया है ये सारा काम एक्सपोनेंट्स वाला, तो बस वही कर रहे हैं। h/ कितना आ जाएगा √54.6, ये 54.6 फिलहाल मेरा √ में ही पड़ा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद 10 की पावर -56 को मैंने बाहर निकाला, तो 10 की पावर -56 एक इवन नंबर है, ठीक है। अपनी पावर इस तरीके से एडजस्ट करना कि पावर एक इवन नंबर क्रिएट होनी चाहिए, -39 -17 ऐसा कुछ मत क्रिएट कर लेना। ऐसा इसीलिए क्योंकि फिर पॉइंट में आप बाहर नहीं निकालोगे उसको, ठीक है। -17 बाहर नहीं आएगा, या तो -18 करो या तो उसको -16 करो,
ठीक है, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, बाहर निकलने पे 56 का आधा, यानी कि 10 की पावर माइनस 28 ऐसे। h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ऊपर में 10 की पावर माइनस 28 गया तो ऊपर जाके हो गया 10 की पावर 28। अब बचता है 54.6 का अंडर रूट। तो अभी इतना तो अक्कल है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, तो ज़रूर 54.6 की जो वैल्यू है वो इसी तरीके से बीच में झूल रही होगी, किसके 49 और 64 के बीच में। अच्छा, एक काम करो जरा 7.5 का स्क्वायर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 7.5 का आपका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 डेसिमल बाद पॉइंट, 7 8 ज़ा 56.25, और आपको चाहिए 54.6, मतलब वो आपका जो 54.6 है वो 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 इसी में से किसी एक का होगा, हो सकता है आगे एक आधी डेसिमल और लग जाए। तो ऐसे केस में जो बचपने में आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है, याद करो ऐसे ग्रुपिंग करते थे, ग्रुप करके काम करते थे, उस लॉन्ग डिवीजन मेथड से 54.6 का अपना स्क्वायर रूट निकाल लेना, ठीक है, और उसके बाद जो भी स्क्वायर रूट आता हो उसको वहाँ पुट करना। मैं अंदाजन यहाँ पे लिख दे रही हूँ 7.3। अब तो तुम कैलकुलेशन कर लोगे, ये तो अब सादी पावर की कैलकुलेशन है, कितना हो जाएगा ये 10 की पावर माइनस 6, और ये चीज़ कितनी हो जाएगी 6.626 डिवाइडेड बाय 7.3। अब तुम इस कैलकुलेशन को कर लेना, यहाँ से तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा लैम्बडा, किस चीज़ के लिए, आपके इलेक्ट्रॉन के लिए, इन टर्म्स ऑफ मीटर। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन इसलिए करके दिखाया है ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर अंडर रूट के अंदर में क्या आ गई है करके एक पावर आई है, तो उस पावर को किस तरीके से बाहर निकालोगे इवन नंबर के टर्म्स में, और उसके अलावा फिर बाद में जो नंबर बचेगा उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड 8th क्लास में सीखते हैं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, उस मेथड से आप फिर क्या करोगे स्क्वायर रूट निकालोगे। अगर स्क्वायर रूट निकालना भूल चुके हो तो 8वीं क्लास की मैथ्स की बुक एनसीईआरटी की डाउनलोड करो, उसमें से सीख लो कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि पेपर में स्क्वायर रूट आपको ही निकालना है, आपको वो निकला दिया जाएगा इसकी उम्मीद मत करना करके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक जो तीसरे पैटर्न का सवाल होता है, वो तीसरे पैटर्न के सवाल के बारे में देख लो। आपको कंपैरिजन किया जाएगा, लेट्स से प्रियांशु के मार्क्स आए 80 और लेट्स से मेरे मार्क्स आए 20, तो मुझे आप लोगों का एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं होना। मेरी मम्मी मुझे क्या कहेगी कि देख जो तेरे मार्क्स हैं, ठीक है, वो क्या है करके 1/4 हैं एज कंपेयर टू व्हाट प्रियांशु के मार्क्स। मतलब प्रियांशु के मार्क्स का जब मैं 1/4 करूँगी तब मुझे मेरे मार्क्स मिलेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि प्रियांशु के मार्क्स जो रहेंगे वो 4 टाइम्स रहेंगे किसके, मेरे मार्क्स के। कंपैरिजन चल रहा है, रिलेटिव बातचीत चल रही है। तो अभी आप लोगों के पास इमेजिन एक ऐसा क्वेश्चन है, यू हैव 2 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल ए एक पार्टिकल बी। पार्टिकल ए कहता है कि मैं जब मेरी जो वेवलेंथ है, मेरी वेवलेंथ की वैल्यू होगी 5 × 10 की पावर माइनस 8 मीटर, दे आर पार्टिकल्स, ठीक है, टू बी फोकस। और वो तुमसे बोल रहा है कि बी वाले को, ए बी वाला तो मुझको ये बता करके कि तेरी वेवलेंथ कितनी है करके, ऐसा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, और भी आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंफॉर्मेशन ये दी हुई है करके कि पार्टिकल बी का जो मोमेंटम है, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम यानी कि पी, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी, वो आधा है किसके, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए के। ये इंफॉर्मेशन दी और तुम्हें इसकी वेवलेंथ पूछी है। तो जब तुम्हें एक क्वांटिटी, मतलब एक पार्टिकल की वो एक क्वांटिटी दी जाए और दूसरे पार्टिकल की वही सेम क्वांटिटी पूछी जाए बाय गिविंग सम कंडीशंस, तो कंपैरेटिव चीज़ें दिमाग करना है, ये दिमाग में डाल लो, यानी कि यू हैव टू टेक रेशियो। वेवलेंथ मोमेंटम दिया है तो मोमेंटम के टर्म्स में इसकी अगर मुझे डी ब्रोगाइल वेवलेंथ कैलकुलेट करने को कही जाए तो इसकी डी ब्रोगाइल वेवलेंथ क्या होगी, 5 × 10 की पावर माइनस 8 आप लोगों का इक्वल टू H/P। P क्यों, क्योंकि मोमेंटम के बारे में बोल रहा है, P है। अगर इस बी वाले की मुझे कोई डी ब्रोगाइल वेवलेंथ कैलकुलेट करने को बोले तो लैम्बडा बी इक्वल टू H/ उसका मोमेंटम, किसका, बी वाले का, दोनों का रेशियो ले डालो। तो जब तुम रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में लैम्बडा बी वाले का, एच और एच तो दोनों में सेम है, वो कैंसल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, पी बी मोमेंटम ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ ए। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि मोमेंटम ऑफ बी जो है वो हाफ है किस चीज़ के, मोमेंटम ऑफ ए के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई।
अब नीचे में तो पी ए वैसे का था ही, पी ए कैंसिल आउट हो गया। सो ये कितना आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया 5 × 10⁻⁸ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। सो यहाँ से लैम्डा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगा, और 10 यानी कि 10⁻⁷ मीटर। ये ऐसे। तो जब तुम्हें दो क्वांटिटीज दी जाए और उन दो क्वांटिटीज में से किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू आपको दी है और उसी सेम क्वांटिटी की वैल्यू किसी और के लिए पूछ रहा है, तो रेशो इज द बेस्ट मेथड। उसमें ऐसा मत करना पगले समान कि लैम्डा इक्वल टू h/p का फॉर्मूला लगा रहे हैं, वहां से लैम्डा और h डाल के पहले p ऑफ a कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर p ऑफ a को यहाँ पुट करके पहले मोमेंटम ऑफ b कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर मोमेंटम ऑफ v को दोनों की वैल्यू डाल के फिर ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ये गधे करते हैं, ठीक है। आपके पास इतना वक्त एग्जाम हॉल में नहीं रहेगा कि आप इस तरीके की हेक्टिक इक्वेशंस सॉल्व करो। ऐसे भी किया जा सकता है बट इतना वक्त तो नहीं है, ये बात तुम्हें भी पता है। तो उसके लिए कुछ आपकी टेक्निक्स होती है। तो टेक्निक क्या होती है, टेक रेशो, ठीक है। टेक्निक क्या कहलाती है कि टेक रेशो। तो टेक रेशो लेना मत भूलना, ठीक है। भूले तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी करके, ठीक है। रेशो लेने का नहीं भूलने का। अच्छा, अब उसके अलावा एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। वो क्वेश्चन आप लोगों का क्या है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। अभी जैसे कि आप लोगों के पास मान लेते हैं दो तो नहीं, हाँ चलो, दो पार्टिकल्स हैं। एक को मैंने नाम दे दिया है करके कि तुम हो अल्फा, और दूसरे को लेट से मैंने नाम दे दिया है करके कि तुम हो करके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक को मैंने नाम दे दिया है अल्फा और दूसरे को मैंने नाम दे दिया है कि तुम कौन हो करके इलेक्ट्रॉन हो करके, या फिर प्रोटॉन हो। चलो प्रोटॉन लेते हैं। एक आपका पास अल्फा पार्टिकल है और एक आपके पास में प्रोटॉन का पार्टिकल है, ठीक है। तुम्हें इन दोनों के इसमें तुमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। दोनों को तुमने क्या किया है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अब वो तुमसे ये पूछ रहा है करके कि बताओ करके कि इनके वेवलेंथ का रेशो क्या होगा, रेशो ऑफ लैम्डा, ये उसका क्वेश्चन है। तो ध्यान देना कि अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन बोथ आर व्हाट, दे आर मैटर। सो मैटर अगर वो है तो इसमें क्या करोगे करके उस चीज़ को, आप उस चीज़ के साथ ऐसा काम करना करके कि अच्छा करके तुम मैटर हो, यानी कि डी ब्रोगाइल का कंसेप्ट, बराबर। अच्छा, तो अभी देखो, पहले तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। अब हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा है, वो 2.856 वाला, वो मत यूज़ करना, ठीक है। वो मत यूज़ करना। क्यों, क्योंकि अल्फा क्यों नहीं करना उसका भी मैं जवाब देती हूँ, बट वो यूज़ मत करना। उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आपके ऑप्शन के साथ कैसा मैच नहीं होगा करके, ठीक है, वो मत करना। अभी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्योंकि दी हुई है, हाँ दी हुई है, तो निकालते हैं जरा हम लोग। क्या होता है बताओ, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, क्वेश्चन को रीड करना कि वो किसका रेशो किसके वर्सेस में पूछ रहा है। अल्फा वर्सेस प्रोटॉन है फिलहाल। तो अभी क्या होता है फॉर्मूला, h/√2 टाइम्स ऑफ m। m मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, q मतलब आपका चार्ज ऑन प्रोटॉन, और v फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। लैम्डा अगर अल्फा का निकालना है तो क्या हो जाएगा, h/√, पॉइंट टू बी नोटेड, 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन नहीं रहेगा, वहाँ पे अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना हो जाता है। किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना। चार्ज उसका डबल हो जाता है, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ QP और इनटू में V। अब तुम रेशो ले लो, लैम्डा अल्फा अपॉन में लैम्डा P। रेशो में H और H तो पहले ही उड़ गया, क्या बचेगा, √2 टाइम्स ऑफ MP इनटू में QP इनटू में V। तुम लगे तो एक एक स्टेप वाइज टुकुर कैलकुलेशन कर लेना। अगर मैं इतना स्लो कर रही हूँ और स्लो में भी अगर तुम लोग पीछे छूट जा रहे हो तो, ठीक है। अभी देखो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो उड़ गया, QP सेम है, 2 और 2 कैंसिल, MP कैंसिल, बचा क्या, 8, यानी कि 1/√8, और 1/√8 इज नथिंग बल्कि 2√2। सो लैम्डा ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ P इज नथिंग बट इट इज 1/2√2। ये मेरे पास आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लगे तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, डिपेंड कि तुम्हारे पेपर में ऑप्शन क्या आता है। लेट्स से कैलकुलेशन वाला आंसर तुम्हारे पॉइंट्स के टर्म्स में होता, तो तुम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे। कहाँ गया, मैंने लिखवाया था ना, हाँ, कि प्रोटॉन का लैम्डा इतना है और अल्फा पार्टिकल का लैम्डा इतना है। सो लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा प्रोटॉन इज नथिंग बट 0.101 डिवाइडेड बाय 0.286, ऐसा भी कर सकते थे। फिर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है, ठीक है। फिलहाल मैंने उस चीज़ को कैसे रखा है करके आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ उसको इसी तरीके से रखा है करके, क्या ये बात दिमाग में जा रही है। अच्छा, अब उसके बाद एक और सवाल को देखो। इस एक सवाल की जो बातचीत है वो बातचीत आपके डेरिवेशन वाले पार्ट से फोकस में है। देखो, यहाँ पर मैंने ऐसा मान कर चला था ये फॉर्मूला डिराइव करते वक्त
कि इस क्वेश्चन में जो मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगी उस इलेक्ट्रॉन की, वो क्या रहेगी, 0, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है। अब इमेजिन करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे ही नहीं है, फिर क्या करोगे, फिर फॉर्मूले में क्या चेंज करोगे। तो देखो एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल के वाया ये चीज़ समझ जाओ, कल को अगर इसके प्रकार का ऐसा कोई सवाल आता है तो वहाँ पे ये कंसेप्ट अप्लाई कर देना। वो 2m⁴ वाला जो फॉर्मूला है वो कब वैलिड है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो। बट अगर मान लेते हैं कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, बराबर कितनी है इसकी इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसके बाद मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही हूँ 4 इलेक्ट्रोवोल्ट का। तो अब ऐसे में तुम्हें इसका वही डी ब्रोगाइल वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो डी ब्रोगाइल वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो हमें पता है, 150 डिवाइडेड बाय कैपिटल वी होता है। तो अब यहाँ पे कैपिटल वी के नाम पे सिर्फ गधे समान 4 मत पुट करना, यहाँ पे क्या पुट होगा आप लोगों का, 10 पुट होगा। क्यों, क्योंकि 6 + 4 पहले से 6 था, 4 और इम्पार्ट कर रहे हो, यानी कि अब कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो ये 10 वाली वैल्यू वहाँ पे पुट होगी करके, ठीक है। इसी में लोगों को कैसा दिक्कत हो जाती है करके, उन लोगों को तो ऐसी गड़बड़ी मत करना। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, इसे तुम कैलकुलेट करोगे। आपके पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, आप लोगों के पास एक प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 50 इलेक्ट्रोवोल्ट की है, और इस प्रोटॉन को मैंने एक्सक्लरेट किया बाय अप्लाइंग या सप्लाइंग, जो भी आप बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 इलेक्ट्रोवोल्ट। और उसी के साथ साथ मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल भी है। अब अल्फा पार्टिकल के पास जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 50 आपकी इलेक्ट्रोवोल्ट करके, बराबर। अच्छा, और उसके बाद इसको जब मैं एक्सक्लरेट कर रही हूँ, यानी कि इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई कर रही हूँ वो 100 इलेक्ट्रोवोल्ट का अप्लाई कर रही हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे उनकी करस्पॉन्डिंग रेशियो निकालना है उनके वेवलेंथ का। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कर लेना इसको, इसका आंसर निकाल लेना, देखते हैं कितना निकाल के लाते हो, ठीक है। और उसके अलावा फॉर्मूले गलत मत पुट कर देना, पता चले तुम्हारे दिमाग के बैकग्राउंड में कहीं ये इमेज छपी हो कि 150/√v। तो 150/√v किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए हो, ठीक है। जब इस तरीके से अल्फा और जब इस तरीके से प्रोटॉन का रेशियो लेने को बोला जाए, तो जैसा मैंने प्रीवियस वाले इलस्ट्रेशन में लिया था उसी तरीके से लेना, 4 टाइम्स ऑफ मास, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज, इस तरीके से आप करके पुट करके, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक बहुत ही छुटपुट सा सवाल है, ये बात कंसेप्ट याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपके बोहर के 3rd ऑर्बिट में मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन बोहर के कौन से ऑर्बिट में मौजूद है, 3rd ऑर्बिट में। तो वो तुमसे ये पूछ रहा है कि अगर वो बोहर के 3rd ऑर्बिट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते वक्त बताओ उसने वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ वेव्स क्रिएट की होंगी। तो जैसे मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ वेव्स ही नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन में उसने जो नंबर ऑफ वेव्स क्रिएट की हैं, वो नंबर ऑफ वेव्स भी कितनी होंगी, 3। इतना छटाक भरी का सवाल है, मुश्किल से 10 सेकंड से भी कम का वक्त लगेगा, लेकिन इसमें भी कई लोगों का कैसा होता है, दिक्कत आ जाती है करके। क्यों आ जाती है, क्योंकि वो लोग पता नहीं नंबर ऑफ वेव्स को कैलकुलेट करने के क्या अंट शंट फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। अभी इसमें मैं तुम लोगों को क्वेश्चन का एक सेट शेयर कर रही हूँ। उस क्वेश्चन के सेट में डी ब्रोगाइल का कंसेप्ट और क्या नाम है आप लोगों का, जो हम आगे भी पढ़ने वाले, हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों के क्वेश्चन उसमें क्लब है, मतलब मिक्स्ड है वो दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुम उसमें से आज से वही क्वेश्चंस करोगे जो डी ब्रोगाइल कंसेप्ट से रिलेटेड या 2πr = n λ वाले टेक्निक से आप लोगों का क्या होगा करके रिलेटेड होगा करके, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम पहचान लोगे क्वेश्चन को खुद रीड करके कि कौन सा डी ब्रोगाइल का है और कौन सा डी ब्रोगाइल का नहीं है। जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, जिसमें भी आपको ये वर्ड दिखे ना, अनसर्टेनिटी, वो क्वेश्चन फिलहाल आपके डी ब्रोगाइल वाले कंसेप्ट का नहीं रहेगा। या फिर अगर तुम्हें ऐसा वर्ड दिख जाए एरर, तो वो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज का तुम्हारा काम वो है, मैं अभी होमवर्क की शीट आपको शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैं शीट के आजू बाजू रेड मार्किंग में कर दूंगी, जिनके रेड मार्किंग रहेगी वो क्वेश्चन तुम्हारे डी ब्रोगाइल से रिलेटेड हो, उन्हें कर दूंगी। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, जब हम लोग जब हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब उन्हें पढ़ेंगे।
वैसे हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब कल पढ़ने के बाद उन्हें अटेम्प्ट कर लो, फिर परसों से हम लोगों का एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फिर शुरू होगा। मतलब पहले हम लोग स्क्रोडिंगर पढ़ेंगे या फिर देखते हैं, पहले क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे और आगे फिर अपनी गाड़ी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से अभी कल जो तुम्हारा डाउट था क्या नाम है रोनिक, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो शायद अभी सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो अब इसमें एक श्रेयन का डाउट बचा है। श्रेयन, मैं तुम्हारे कैलकुलेशंस को चेक करती हूँ और तुम्हारे ही इसमें कुछ ना कुछ देखकर मैं बताती हूँ। अलग से मेरा सॉल्व करने का कैसा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बतानी है। वैसे तो तुम मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, तुमको ये बात समझ में आ जाएगी करके। अभी यहाँ पे तुमसे कल को क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी नहीं दी। उसने बोला है कि उसकी वेलोसिटी 1% है स्पीड ऑफ लाइट के। तो अभी स्पीड ऑफ लाइट का 1% यानी कि 1/100 इंटू में 3 × 10⁸ कर लो गया वेलोसिटी। फिर उस वेलोसिटी को पुट करके लैम्बडा निकाल लेना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा। लगे तो कल का मैं पढ़ाऊँ उससे पहले तुम हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक बार अपनी शीट से कैसे रीड कर लेना। शायद पेज नंबर 24 में है वाला टॉपिक। ठीक है, चलो फिर अभी इस चीज़ को हम लोग ओवर करते हैं। अभी काम अपना अटेम्प्ट कर लेना।